मिला करते हैं यार। आज हम चैप्टर 1 की प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है। अच्छा, हमारे पास ज्यादातर इस चैप्टर में बहुत बेसिक था, सारा थ्योरेटिकल था, तो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज ही हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है, अ बिजनेस प्रिपेयर्स द एसओएफपी एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। एसओएफपी तो बनती है, आर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसओएफपी ट्रू और फॉल्स। अच्छा, बात ये कि वैसे तो एसओएफपी की बहुत सी चीजें हमने फाइनल अकाउंट्स यानी उस चैप्टर में जाके पढ़नी है। तो हो सकता है एक दो एमसीक्यूज आपको आए हो जो कि कल मैंने वो बात एसओएफपी एसपीएल की इतनी डिटेल में ना बताई हो, क्योंकि मैंने वहां मेंशन किया था कि इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। लेकिन स्टिल इतनी बेसिक्स बेसिक बात है कि वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। आपने ये नहीं सोचना कि हमने पढ़ा नहीं तो हमने ये एमसीक्यू क्यों आ गया, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। हम पढ़ेंगे, हम सारी चीजों को कवर करेंगे। एक दो एमसीक्यू हो सकता है आपको ऐसे दिख रहे हो। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पहला एमसीक्यू में हमने बताना है सारी बातें। तो पहला वो कह रहा था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज प्रिपेयर टू रिफ्लेक्ट द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द पर्टिकुलर डे। ऑन द पर्टिकुलर डे, बिल्कुल यही तो कल पढ़ा था हमने कि एसओएफपी बताती है बिजनेस की औकात क्या है, और औकात को इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन। औकात को कहते हैं पोजीशन, बिजनेस की औकात क्या है वो एसओएफपी ही बताती है। और पर्टिकुलर डे का मतलब यहाँ पे ये है कि फॉर द ईयर नहीं कैलकुलेट होती है एसओएफपी। ऐसा नहीं कि फॉर द ईयर यानी कि जनवरी से दिसंबर को नहीं, वो पर्टी जिस दिन भी एसओएफपी बनेगी वो उस दिन की औकात बेसिकली प्रेजेंट डे पे, पर्टिकुलर डे पे पता चलती है। हो सकता है मेरी आज औकात ज्यादा है, कल औकात कम हो जाए, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन आज ज्यादा है कल कम हो जाए, आज कम है कल ज्यादा हो जाए। जो होती है ना एसपीएल, वो बनती है फॉर द ईयर। एसओएफपी जिस दिन बनती है वो उस दिन बताती है औकात क्या है, पर्टिकुलर डे, तो ये होगा ट्रू। अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिकॉर्ड्स द इनकम एंड एक्सपेंसेस। तौबा अस्तगफा तौबा अस्तगफा, भाई इनकम और एक्सपेंसेस एसओएफपी थोड़ी बताएंगे, वो तो एसपीएल बताएंगे ना। परफॉर्मेंस क्या है, हरकतें क्या हैं। एक मैंने कहा था औकात, एक मैंने कहा था हरकतें। हरकतें एसपीएल बताती हैं। एसओएफपी रिकॉर्ड्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर ऑफ बिजनेस। बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली एसओएफपी में मैंने बताया था कि बिजनेस के अभी हमने एलिमेंट्स पढ़ने हैं ऑब्वियसली, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। तो जो कैपिटल है, ये तीनों चीजें एसओएफपी में आती है। कैपिटल बिजनेस में ओनर की इन्वेस्टमेंट है तो वो बिल्कुल आती है। एसओएफपी शोज द एसेट्स एंड द बिजनेस एंड हाउ दे आर फाइनेंस्ड। अच्छा एक बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एसओएफपी शोज द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ये बात बिल्कुल ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल ठीक है, यहां तक बात गलत नहीं है, यहां तक बात गलत नहीं है। अच्छा, आगे, एंड हाउ दे आर फाइनेंस्ड, इस बात का मतलब बता देता हूं। बात ये ठीक लिखी हुई है, बातें दोनों ठीक लिखी हुई है, लेकिन इस बात का मतलब बता रहा हूं। बात ये वो कह रहा है कि द एसओएफपी एसेट शो करता है, बिल्कुल करता है। एंड हाउ दे आर फाइनेंस का मतलब ये है कि उनको खरीदा किस तरह गया है, ये भी बताता है। वो पता है किस तरह बताता है, देखो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने लोन लेके कोई एसेट लिया है, तो ऑब्वियसली जो आपने लोन लिया है वो आपकी लाइबिलिटी में एडेड होगा। और अगर आपने कैश से एसेट लिया तो कैश भी एसेट, कैश अपने कैश से एसेट लिया, वो कैश भी आपकी एसओएफपी में होगा। तो कहां से वो फाइनेंस हुआ, लोन लेके या कैश से, वो भी एसओएफपी बताएगा। और एसेट्स के बारे में तो बताता ही एसओएफपी है, तो ये भी ट्रू होगा। मुझे बताओ ये वाला एमसीक्यू किसका ठीक था, ये वाला एमसीक्यू किसका ठीक था, बताओ। पहला एमसीक्यू किसका ठीक था, जरा जल्दी जल्दी बताओ ना। असाइनमेंट तो तुमने की है ना, असाइनमेंट तो की है, जरा बताओ ये किस किसने ठीक किया था। और अगर इस एमसीक्यू में, अच्छा एमसीक्यू मैं बोलूंगा, मैं करूंगा, जिधर आप लोगों को लगा कोई इशू है क्वेश्चन पूछ लेना कि हमें ये समझ नहीं आया था करते हुए, हमें ये पॉइंट समझ नहीं आया। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बताओ जरा, कंफर्म करो, कंफर्म करो, क्लियर है सबको। एक मरतबा यस लिख दो अगर क्लियर है। देखो जैसे ही मैं बता करवाता जाऊंगा यस बोलना है तुम लोगों ने। कल बताइए बात, कल समझाया तुम लोगों को, मेरी बातों पे यस ना लिखा, मैं जिंदगी में हमेशा के लिए तुम लोगों को नो कर दूंगा। ठीक है, आजा भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट्स अबाउट सोल ट्रेडर्स इज ट्रू। दूसरी स्टेटमेंट बताना कि कौन सी बात ठीक है। पहला, सोल ट्रेडर्स कैन वोट देमसेल्व्स एज डिविडेंड एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट। डिविडेंड पहले होता क्या, इसको समझते हैं। देखो डिविडेंड वो रिटर्न होता है, वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी के ओनर्स को मिलता है। यानी डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड वर्ड हम कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस को चैप्टर वहां जाके पढ़ेंगे। कल नहीं हमने पढ़ा ये वर्ड, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कंपनी में, कंपनी या प्रॉफिट अपने देती है ना शेयर होल्डर्स को, तो उस प्रॉफिट जो दे रही होती है उसको डिविडेंड बोलती है। और ये सिर्फ कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनको जो पैसा मिल रहा होता है, प्रॉफिट मिल रहा होता है, उसको डिविडेंड बोला जाता है। नॉर्मल सोल ट्रेडर प्रॉफिट निकाला, वो प्रॉफिट बोलेगा, वो डिविडेंड नहीं बोलेगा। तो ये सोल ट्रेडर में डिविडेंड का कोई सिनेरियो है ही नहीं। देयर इज अ लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनर्स एसेट एंड एसेट्स ऑफ बिजनेस। देखो वो कह रहा है कि सोल ट्रेडर में बिजनेस अलहदा है और ओनर अलहदा है। नहीं 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 नहीं, ये तो कल ही हमने पढ़ा था कि सिर्फ कंपनी ऐसी है जिसमें बिजनेस बिजनेस अलहदा है और ओनर अलहदा है। यानी कंपनी के एसेट्स है तो वो कंपनी के नाम पे है,
जबकि सोल ट्रेडर में अगर कंपनी, अगर उसकी दुकान के, अगर सोल ट्रेडर के बिजनेस के एसेट्स हैं वो ओनर के अपने नाम पे होंगे, ओनर के पर्सनल नेम पे होंगे, क्योंकि ओनर सोल ट्रेडर का ओनर है। वहां पे अलहदा नहीं है, अलहदा नहीं है, अलहदा होता है सिर्फ कंपनी में। हम कहते हैं कंपनी अलहदा है, ओनर अलहदा है, शेयर होल्डर अलहदा है। जो चीज भी होगी, जिस भी नाम पे एसेट्स, कल हमने पढ़ा था ना, प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी, कंपनी के नाम पे, वहां ये सेपरेट है। सोल ट्रेडर में ये सेपरेट नहीं है, सोल ट्रेडर में ये सेपरेट नहीं है। तीसरा, द बिजनेस कैन बी सोल्ड एट गोइंग कंसर्न बाय इट्स ओनर। वो कह रहा है कि बिजनेस जो है वो जो बिजनेस सोल ट्रेडर में चल रहा है, वो गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि बिजनेस चलता चलाया, बिजनेस कंटिन्यूड बिजनेस। गोइंग कंसर्न जो है ना, वो ओनर बेच सकता है, बिल्कुल बेच सकता है। ओनर, ओनर ऑब्वियसली अपना बिजनेस, मैं एक सोल ट्रेडर हूं, मैं अपना बिजनेस नहीं बेच सकता, बेच सकता हूँ, बेच सकता हूँ। गोइंग कंसर्न का मतलब चलता चलाया बिजनेस, बेच सकता हूँ, बिल्कुल बेच सकता हूँ। तो सी आंसर होगा। सोल ट्रेडर कैन नॉट एम्प्लॉय एनी वन एल्स टू डू वर्क। वो कह रहा है सोल ट्रेडर किसी को और हायर नहीं कर सकता। भाई ये गलत बात है, कल मैंने बताया था सोल ट्रेडर में ओनर एक होता है, एम्प्लॉय चाहे 1000 हो, वो कर सकता है। सी इसका आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? जरा कंफर्म कर दो। यहां तक क्लियर है? जरा कंफर्म कर दो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एडवांटेज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डिसएडवांटेज। आइडेंटिफाई हमने करना है कि कौन से, एक मिनट, आइडेंटिफाई हमने ये करना है कि कौन से एडवांटेज हैं और कौन से डिसएडवांटेज हैं ऑफ बीइंग इन पार्टनरशिप कंपेयर्ड विथ सेटिंग अप अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। वो कह रहा है कि आपने बताना है कौन से एडवांटेज और कौन से डिसएडवांटेज हैं ऑफ पार्टनरशिप एज कंपेयर टू कंपनी। यानी कि पार्टनरशिप के कौन से एडवांटेज या डिसएडवांटेज है एज कंपेयर, यानी हमने कंपेयर करना उसको कंपनी के साथ, हमने कंपेयर करना उसको कंपनी के साथ। पहला, लेस रेगुलेशंस एंड गवर्नेंस रूल्स टू फॉलो। बिल्कुल ऐसा है, कंपनी में बहुत रेगुलेशंस होती है, बहुत रूल्स होते हैं, बहुत मामला, बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है। गवर्नमेंट के साथ मामला, एससीसीपी के साथ जाके रजिस्टर करना, फिर कल को एसओएफपी सबमिट कराना, और बड़े रोले होते हैं। पार्टनरशिप में रेगुलेशंस थोड़ी कम होती है, गवर्नेंस रूल्स थोड़े कम होते हैं। तो ये एडवांटेज है पार्टनरशिप का कि इतने रोलों में आपको फंसना नहीं पड़ता। इसीलिए बिजनेस कंपनीज में, इसीलिए बिजनेस कंपनीज में जब ऑब्वियसली कंपनीज में शिफ्ट होते हैं, यानी कि कंपनी रजिस्टर करते हैं, तो फिर वो तब होते हैं जब उनको पता हो कि हमारा बड़ा अच्छा काम चल रहा है और हम फिर बाकी रेगुलेशंस को भी पूरा कर सकते हैं, पूरा डिपार्टमेंट बनते हैं इन चीज के लिए, रेगुलेशंस के लिए। ठीक है, तो ये एडवांटेज है पार्टनरशिप का। पार्टनर्स आर ज्वाइंटली एंड सेवर पार्टनर्स आर ज्वाइंटली एंड सेवरेबली लायबल। ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। देखो बात ये है, पार्टनरशिप में जहां पे फायदा, सोचो, खुद ही सोचो, पार्टनरशिप में क्या होता है, डिफरेंट पार्टनर्स बिजनेस को लेके चल रहे होते हैं, और हर टेंशन, अगर आप सोचो, हर टेंशन पार्टनर के सर, हर पार्टनर के सर पे होती है। जहां फायदा सारे पार्टनर्स ले रहे होते हैं, कल को एक ने भी अगर नुकसान कर दिया है, कोई मसला हो गया पार्टनरशिप का, तो नुकसान क्या होगा, बाकी सारे पार्टनर्स को वो नुकसान भरना पड़ेगा। बाकी सारे पार्टनर्स को नुकसान। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में चार पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर ने जाके कोई गलत डीलिंग कर ली, कोई ज्यादा रेट ले लिया सप्लायर से, तो अब वो पार्टनरशिप पे उसका इफेक्ट आएगा, बाकी सारे भी उसके लिए लायबल होंगे, यानी सारे लायबल हैं इकट्ठे। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। आगे, नो परपेचुअल सक्सेशन, सक्सेशन। अच्छा, अब एक बात आपको याद, जनरली एक बात बता रहा हूँ, जनरली एक बात बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? मेरी साइड से स्क्रीन का इशू हुआ था। आप लोग जरा कंफर्म कर दो, आवाज क्लियर है? एक दफा जरा चैट पे कंफर्म कर दो। अच्छा ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है सबको?
अच्छा, तो नो परपेचुअल सक्सेशन, कल हमने एक पॉइंट पढ़ा था, याद करो, कि कंपनी में क्या होता है, कंपनी एक मर्तबा अपने शेयर्स दे दे तो कंपनी शेयर बाय बैक नहीं करती। अब कंपनी ने पैसा ले लिया, अब उसका ओनर मर जाए, उसका ओनर को कुछ भी हो जाए, कंपनी ने पैसा ले लिया, कंपनी पैसे वापस नहीं करेगी। अब जो ओनर है, जो शेयर होल्डर है, जिसने पैसा लगाया हुआ है, जिसने पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में यानी कंपनी में, वो क्या करेगा? अगर उसको पैसे चाहिए, वो चाहता है कि मुझे कंपनी में पैसा नहीं इन्वेस्ट रखना, मुझे पैसे चाहिए, तो वो अपना शेयर किसी दूसरे बंदे को बेचेगा। वो कंपनी बायबैक नहीं करेगी उससे। अच्छा, इस चीज को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, कि आप जो है ना अपना शेयर आगे, अपने मलकियत आगे दे दो और कंपनी पे कोई फर्क ना पड़े। लेकिन ये कंपनी का पॉइंट है। पार्टनरशिप में देखा जाए, अगर पार्टनर है, अगर फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप में दो पार्टनर्स हैं और दोनों पार्टनर्स बिजनेस को छोड़ जाते हैं, यानी अपने बिजनेस छोड़ जाते हैं, एक बंदा मर जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है उसकी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। ये नहीं कि पार्टनरशिप चलती रहेगी। दो बंदे इकट्ठे काम कर रहे हैं, एक बिजनेस को चला रहे हैं, 50% टाइम एक बंदा दे रहा है, 50% टाइम दूसरा बंदा दे रहा है, एक बंदा मर जाता है, तो ऑब्वियसली फिर बाकी जो आधा टाइम वो दे रहा था वो नहीं अब दे सकता, तो वो बिजनेस इफेक्ट होगा। तो ये होती है कि ये एक नुकसान है पार्टनरशिप का। ये एक नुकसान है पार्टनरशिप का, कि पार्टनरशिप में ऑब्वियसली बात है कि आपको आपको जो है वो परपेचुअल सक्सेशन हो ही नहीं सकती। ये डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप का ओवर कंपनी। कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनर मरे या ओनर शेयर आगे बेचे, कंपनी के पास पैसा पड़ा, कंपनी चल रही है। लेकिन पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में, सोल ट्रेडर में अगर बंदा मर गया, दुकान बंद। पार्टनरशिप में अगर पार्टनर मर गया, दुकान इफेक्ट होगी, बिजनेस इफेक्ट होगा। तो बेसिकली ये इसका डिसएडवांटेज है। वो जो कल हमने पॉइंट पढ़ा था कि ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर, ओनरशिप जो है वो अगर खत्म, अगर ओनर किसी ना किसी वजह से बिजनेस नहीं कर रहा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। उस पॉइंट को यहां बोला गया है कि नो परपेचुअल सक्सेशन। ये बात बिल्कुल ठीक है कि परपेचुअल सक्सेशन कंपनी में होती है और पार्टनरशिप में नहीं होती, और ये पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज है। क्लियर है यहां तक? ये वाला पॉइंट परपेचुअल सक्सेशन वाला क्लियर है? वैसे कल हमने डिस्कस किया था, लेकिन इस टर्म, ये टर्म क्लियर हो गई आप सबको? स्टूडेंट्स बताओ जरा, जल्दी से जल्दी से जल्दी। बाकी स्टूडेंट, सब स्टूडेंट्स बताओ ना यार, सब स्टूडेंट्स बताओ, सब स्टूडेंट्स ने बताना है, सब स्टूडेंट्स बताएंगे। क्लियर है? उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज गिवन ओनली टू टैक्स अथॉरिटीज एंड लेंडर्स। वो कह रहा है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको टैक्स अथॉरिटी को देनी है, क्योंकि टैक्स पे करते हुए टैक्स अथॉरिटी को देनी है, और लेंडर्स जिनको आपने लोन, जिनसे आपने लोन लिया हुआ, लेंडर्स होते हैं जिनसे आपने लोन लिया हुआ, उनको देनी है। ये एडवांटेज है पार्टनरशिप का। पता क्यों? सोचो, कल हमने एक बात पढ़ी थी, कंपनी को अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिक करना होता है। यानी कि अगर कोई भी कंपनी है लिमिटेड लाइबिलिटी, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गूगल पे जाके पब्लिक करेगी। अब जब वो गूगल पे जाके पब्लिक करेगी तो उसकी कोई प्राइवेसी तो ना रही, उसकी कोई प्राइवेसी तो ना रही। उसको बहुत सा डाटा जो है, बहुत सा डाटा जो है वो बताना पड़ता है पब्लिक में, क्योंकि उसने पब्लिक से इन्वेस्टमेंट उठानी है। लेकिन पार्टनरशिप का फायदा क्या है कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को खास लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जिनसे लोन लिया हुआ है वो कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएं भाई, हमें दिखाएं आपके हालात क्या, आपसे आपने हमसे पैसा लिया हुआ है, या टैक्स टैक्स पे करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करनी होती है। तो ये एडवांटेज है पार्टनरशिप का। ठीक है? तो दो एडवांटेज है, दो डिसएडवांटेज। क्लियर? स्टूडेंट्स क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स माइट बी यूज टू डिफाइन द टर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का प्रॉफिट नहीं, पूरे बिजनेस का प्रॉफिट निकालना फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो पहला तो नहीं होगा। रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस, बिल्कुल ठीक बात है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की पहली चीज यही तो है कि बिजनेस बिजनेस में जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, जितनी भी, एक सिंगल एक रुपए की ट्रांजेक्शन भी, उसको भी नहीं छोड़ सकते यार, उसको भी नहीं छोड़ सकते। सारी ट्रांजेक्शन्स को नोट करना जरूरी है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है क्या फिर? अगर तुम कहो यार ये छोड़ना अच्छा हो गया, छोड़ दो। पता बात क्या होती है? तुम सोचो, तुम अपनी जिंदगी में सोचो, तुम अगर प्लानिंग ना करो। आपको पता है, जब मैंने नया नया जब अर्निंग करना शुरू की थी, मेरा काम चला, सब सारे मामला चल रहे थे। ऑब्वियसली मैं एक सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं रहता, मैं दो तीन सोर्सेज पे रहता हूँ। ठीक है? अब होता यह था, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे आते थे, एक एक सोर्स ऑफ इनकम से पैसे आ रहे हैं उसी बैंक अकाउंट में, दूसरे से आ रहे हैं उसी बैंक अकाउंट में, तीसरे से आ रहे हैं उसी बैंक अकाउंट में। और मैं घर में भी ऑब्वियसली खर्चा कर रहा हूँ, पर्सनल खर्चे भी कर रहा हूँ, अपनी व्हीकल्स का खर्चा भी कर रहा हूँ, अपनी अय्याशी का खर्चा भी कर रहा हूँ, सब कुछ एक ही बैंक अकाउंट से हो रहा था। एंड पे क्या होता था? जब महीना एंड होता था, महीना एंड तो खैर जॉब वालों का होता है कि वो सैलरी देखते हैं, लेकिन जब भी आप सोच लो कि एक मंथ की मैं कैलकुलेशन करता था, क्योंकि बिजनेस करने वाला ऑब्वियसली कैलकुलेशन, वो महीने की कैलकुलेशन नहीं करता, उसको डेली बेसिस का काम होता है। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि जब मैं कैलकुलेशन करता था तो मैं परेशान हो जाता था कि यार पैसे जा कहाँ रहे हैं, क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था कि किस काम से कितना कोष निकालना है। बिजनेस अगर कर रहे हो तो कोष भी तो मांग रहा है।
तो भाई इसीलिए जरूरी है कि 1 रुपए का भी अगर खर्चा किया है, 1 रुपए का भी अगर खर्चा किया है तो उसका रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि सही से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जा सके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ताकि कम्युनिकेट कम्युनिकेट रिपोर्ट किया जा सके आपके ओनर्स को। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एक बी पॉइंट तो है। समराइजिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस, समराइजिंग कल हमने पॉइंट पढ़ा है, समराइजिंग इज द पार्ट, समराइजिंग इज द पार्ट। जब हम सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैटेगोरिकली लिख लेते हैं, उसको फिर समराइज करते हैं, तो बी और सी है। प्रेजेंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज फॉर डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर कैश फ्लोज का ताल्लुक फाइनेंशियल, देखो हमेशा याद रखना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमेशा पास्ट में जो गुजरा हुआ है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, फ्यूचर नहीं देखती। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप कभी भी फ्यूचर की बात नहीं करोगे, वो मैनेजमेंट है जहां पे आप फ्यूचर फोरकास्टिंग बजटिंग या आगे की बात करते हो, फ्यूचर की बात करते हो। जो यहाँ पे है, यहाँ पे कैश फ्लो, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाई है तो पास्ट वाले कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है, तो बी और सी आपका आंसर होगा, बी और सी आपका आंसर होगा। ये क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? जरा बताओ ना भाई। बाकी स्टूडेंट्स, बाकी सबने यस लिखना है। देखो मेरी बात सुनो, तुम लोगों के पास हाथ है ना सही वाले, यस लिखना है तुम लोगों ने फौरन। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद A company is preparing financial statements at the end of accounting period. For each item, select the financial statements in which it will be shown. क्या क्या चीजें हैं जिस पे शो करना है? अच्छा, पहला पहला, द अमाउंट ऑफ मनी ओड टू ओनर्स, अमाउंट ऑफ मनी ओड टू ओनर्स। ओ करने का मतलब होता है किसी को पैसे देना। IOU, मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं। IOU, मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं। यू ओ मी, यानी तुमने मेरे पैसे देने हैं। ओ का मतलब क्या? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। अच्छा, एक होती है नॉर्मल लाइबिलिटी, आपने बैंक से पैसा उठा लिया, थर्ड पार्टी से पैसा उठा लिया, ये है नॉर्मल लाइबिलिटी। एक होती है ओनर की तरफ लाइबिलिटी, ओनर की तरफ वो लाइबिलिटी होती है जो ओनर ने इन्वेस्ट किया होता है बिजनेस में, यानी कैपिटल यानी इक्विटी। जो कैपिटल बिजनेस में ओनर ने इन्वेस्ट किया, वही बिजनेस उस ओनर को वो पैसा ओ करता है, यानी कि जो बिजनेस ने पैसा ओनर का देना है वो कैपिटल है। और कैपिटल इन तीनों स्टेटमेंट में से कहां पे आता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है। अच्छा, ओ देख के ना स्टूडेंट्स को लगता है शायद ये लाइबिलिटी है। देखो लाइबिलिटी भी एसओएफपी में आती है, अगर लाइबिलिटी समझ के लिखोगे तब भी एसओएफपी, लेकिन सही मतलब जो लिखे हो ना, ओ टू द ओनर, जी बताने का मकसद ये था कि लाइन के मतलब समझ आ जाए कि कैपिटल की बात हो रही है, कि जो पैसा ओनर को देना है, ओनर को देने वाला पैसा वही होता है जो ओनर का लगा होता है, वही पैसा ओनर को दोगे ना। ठीक है, तो एसओएफपी पहले। दूसरा, द डेट्स ऑफ द बिजनेस, लाइबिलिटीज, बताओ ये कहां जाएंगी? जल्दी जल्दी बताओ, कौन सी स्टेटमेंट में लिखेंगे? जल्दी बताओ, अब तो तुम्हें पता होना चाहिए, अब तो पहली वाली बात से तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट भाई, कौन सी? बाकी स्टूडेंट्स, बाकी बाकी नहीं बता रहे भाई। लाइबिलिटीज, डेट्स का मतलब होता है लाइबिलिटीज, डेट्स का मतलब होता है लाइबिलिटीज। बताओ भाई डेट्स कहाँ जाएंगे? बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं भाई? इतने कम रिप्लाईज क्यों आ रहे हैं यार? ये कम रिप्लाईज क्यों आ रहे हैं यार? मैं आगे चल ही नहीं रहा जब तक बाकी सारे स्टूडेंट्स नहीं बताएंगे, मैं नहीं आगे चल रहा। जाओ भाई, क्या याद करोगे तुम? सारे स्टूडेंट्स बताएंगे तो चलेंगे आगे, सारे स्टूडेंट्स बताएंगे तो चलेंगे, नहीं तो मैं नाराज हो जाना भाई। चलो भाई, क्या है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? एसओएफपी, एसओएफपी, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद, उसके बाद द अमाउंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस फॉर 12 मंथ्स, एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, एक्सपेंसेस की, एसपीएल। एक्सपेंसेस हमेशा एसपीएल में जाते हैं, और फॉर 12 मंथ्स बताया था ना, एसपीएल पूरे साल की बनती है एसपीएल। अमाउंट ऑफ कैश पेड फॉर नॉन करंट एसेट, अमाउंट ऑफ कैश पेड फॉर नॉन करंट एसेट। अच्छा, अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो नॉन करंट एसेट का नाम देख के चुप करके आंखें बंद करके एसओएफपी को क्लिक कर देंगे, लेकिन उसने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू, या ये नहीं लिखा कि नॉन करंट एसेट की जो वैल्यू जो आज नॉन करंट एसेट लिखे हैं वो कहाँ लिखे हैं, आज के मुताबिक नॉन करंट एसेट एसओएफपी में लिखे हैं। उसने कहा अमाउंट ऑफ कैश पेड। एसओएफपी में कभी भी कैश पेड नहीं लिखते, क्योंकि एसओएफ एक एसेट, तुमने सोचो, मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ कॉन्सेप्ट। तुमने एक एसेट 1 लाख का लिया, आज तक वो 40,000 डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है, एसेट रह गया 60,000 का। एसओएफपी में क्या लिखा होगा? 60,000। लेकिन अमाउंट जो तुमने पे किया उस एसेट के लिए, वो तुमने 60,000 नहीं लिखी आज, वो तुमने कैश फ्लो में, कैश फ्लो में 1 लाख ही लिखी है। तो कैश फ्लो इसकी अलग स्टेटमेंट बनती है कि जब पेमेंट की बात या रिसीट की बात आती है तो वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की गेम होती है, तो ये कैश फ्लो में एसओसीएफ में जाएगा। ये चार हमारे स्टेटमेंट्स पूरी हो गई, चार स्टेटमेंट्स हमारी पूरी हो गई। आगे,
Which two of the following item would included in the equity section? Equity section of statement of financial position. अच्छा, वैसे मैं जनरली बताऊं तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कोर्स से रिलेटेड होता, यानी वो टॉपिक पढ़ के बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली हमने करना तो है साथ साथ सब कुछ। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीजें जो हमने भी पढ़नी है, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो हमने पढ़नी है, उन्होंने स्टडी यहाँ पे कुछ अभी है थोड़ा बहुत इसका मामला कि कुछ एडवांस चीजें पहले बेसिक्स में डाल दी हुई हैं जो कि बेसिक लेवल पे शुरू में पढ़ाई नहीं जाती। अब जैसे ये इक्विटी सेक्शन जो है ये भी प्रॉपरली कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कोर्स में फाइनल अकाउंट में तुमने पढ़ना है, एसओसीआई पढ़नी है। ठीक है, तो बात ये है कि अभी मैं बता देता हूँ कि इक्विटी सेक्शन में आपके पास इन्वेंटरी तो नहीं आएगी ना, इक्विटी में सीधी बात है, इन्वेंटरी तो एसेट है। शेयर कैपिटल बिल्कुल आएगा। शेयर कैपिटल क्या होता है? बेसिकली शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो बिजनेस में ओनर ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो कैपिटल है। बैंक लोन लाइबिलिटी है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है। बैंक एंड कैश भी एसेट है। रिटेन्ड अर्निंग्स दूसरा रिटेन, बी और ई इसका आंसर है। लेकिन अभी के लिए थोड़ा टाइम के लिए इसको होल्ड रखो। होल्ड का मतलब ये कि ये बातें अभी हमें पता चलनी है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कोर्स में, लेकिन अभी कर लो, अभी तो करो ना कि बाकी देखो ना, ए सी डी और एफ ये तो कभी भी इक्विटी का पार्ट नहीं हो सकते। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, इसका अभी सही से कॉन्सेप्ट F3 में आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कोर्स में। अभी आंसर इसका यही है। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर कोई कंफ्यूज भी है कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फॉर ईच स्टेटमेंट सेलेक्ट वेदर इट इज एप्लीकेबल टू लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप। हमने इनमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंपनी की बात हो रही है और कौन सी सोल ट्रेडर की बात हो रही है। पहला, ओनर्स टेक ड्रॉइंग्स फ्रॉम द बिजनेस। ओनर टेक्स ड्रॉइंग फ्रॉम द बिजनेस, यानी कि ओनर जो है ना वो बिजनेस में से इजीली पैसा निकाल सकता है, खुद ही निकाल सकता है पैसा। बताओ सोल ट्रेडर में ज्यादा बेहतर है या कंपनी में? बताओ, खुद ही सोचो, खुद ही सोचो। एक ओनर्स इजीली चाहे तो आज रोज के रोज पैसा निकाल ले। वेरी गुड, वेरी गुड। सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर, वेरी गुड, वेरी गुड। बिजनेस हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी बिजनेस टोटली सेपरेट है। ये किसमें है? ये किसमें है? सोल ट्रेडर कंपनी। क्या कहते हो? क्या कहते हो तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वेरी गुड यार, वेरी गुड। उसके बाद ओनर्स ऑफ द बिजनेस कैन सेपरेट फ्रॉम दोज रनिंग द बिजनेस। ओनर्स अलहदा है, बिजनेस अलहदा है यार। फ्रॉम दोज रनिंग द बिजनेस का मतलब मैनेजमेंट, अगेन कंपनी। अगेन ये ऊपर वाली और नीचे वाली बात तकरीबन सेम ही है कि ओनर सेपरेट है और जो चलाने वाले लोग हैं वो सेपरेट है, बिल्कुल ऐसे ही है। ओनर्स कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड इन पार्ट और फुल, यानी कि ओनर्स ट्रांसफर हो सकते हैं पार्ट में या इन फुल, यानी कि ओनर्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं कंपनी, उस बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली वो भी कंपनी है, बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोल ट्रेडर में भी सेपरेट, क्या सेपरेट होता है फ्रॉम ओनर्स? ये जो सी पॉइंट है तीसरा, तीसरे की बात करी सैरिश आप? सेकंड? नहीं नहीं नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं ना है। देखें, सोचें, खुद ही सोचें। अगर ओनर एक सोल ट्रेडर दुकान लेता है तो दुकान क्या बिजनेस के नाम होती है या ओनर के नाम होती है? बताएं, बताएं। सोल ट्रेडर में बताना है आपने। जी सैरिश, बिजनेस के नाम पे दुकान होगी। मैं एक दुकान खोलता हूं तो वो मैं अपने नाम पे खरीदूंगा या बिजनेस के नाम पे? ओनर के नाम पे होगी। तो लीगल एंटिटी सेपरेट कैसे होगी? लीगल एंटिटी इसी चीज का तो नाम है कि अगर बिजनेस के नाम पे खरीदी जा रही तो वो सिर्फ कंपनी में हो सकता है, इसीलिए उनको लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ओनर जाके घर के खर्चे भी यहाँ डाल दे, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं लीगल टाइटल की बात कर रहा हूँ कि टाइटल ओनर का यूज होता है हर तरफ। नुकसान भी कल को ओनर खाता है, बिजनेस नहीं खाता। यानी कि ओनर को मसला आएगा, कल को उधार चढ़ा हुआ ओनर ने भरना है। कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी में ओनर कुछ नहीं भरेगा, बस पैसा भरेगा, बिजनेस चलेगा, कंपनी चलेगी। कल को नुकसान होगा कंपनी भरेगी। क्लियर है सरिश आपको? क्लियर है, गुड हो गया, गुड हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास, एक लेंथी क्वेश्चन आया, जरा मुझे लग रहा है पूरा केस है, पूरा केस है। लिखा हुआ है ये चैंग यिन एंड यू, केड़ा चाइनीज दिस वाला आगे, आर इन पार्टनरशिप टुगेदर। देयर बिजनेस हैज बीन वेरी सक्सेसफुल बट नाउ सी, पहला पार्टनर विशेस टू रिड्यूस हिज इनपुट एंड हैव द ऑप्शन टू सेल द पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ द पार्टनरशिप। वाई और वाई, ये यिन एंड यू विश for the business to continue operating and also have a children that they wish to include within their business venture. However, they do not want their children to be personally liable for the debts of the business.
भाई बात ये है कि तीन चाइनीज से उन्होंने बिजनेस का सोचा, जिसमें से एक चाइनीज बोला भाई मैंने नहीं बिजनेस करना, मैं निकल रहा हूँ। और बाकी जो दो चाइनीज थे उन्होंने कहा हमारे बच्चे भी बिजनेस में आना चाह रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के ऊपर कोई पर्सनल लाइबिलिटी आए। तो भाई एक ही सूरत है, अगर आप चाहते हो कि ओनर्स के ऊपर पर्सनल वो लाइबिलिटी ना आए बिजनेस की, तो फिर उसको कंपनी में कन्वर्ट कर लो। क्योंकि कंपनी में कन्वर्ट करोगे फिर कंपनी का मामला है, कंपनी लाइबिलिटीज उतारेगी, कंपनी की लाइबिलिटी उतारेगी, कंपनी के सारे सरदर्द लेगी। अगर पार्टनरशिप में रहेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली जो बच्चे आएंगे, चिल्ड्रन आएंगे अपना बिजनेस में, उनको लाइबिलिटी उनके सर पे होगी, सीधी बात है। तो स्ट्रेटेजी तो यही बनती है कि भाई उनको कंपनी में ले जाओ। आगे देखते हैं। कंटिन्यू विद द पार्टनरशिप बट निगोशिएट अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट टू रिफ्लेक्ट द, वो कह रहे हैं कि पार्टनरशिप रखो और नया प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट कर लो, और सी को जो है ना उसके इनपुट के मुताबिक जो है उसके प्रॉफिट कम कर दो। बात तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इससे जो उनके बच्चे आएंगे उन पे पर्सनल लाइबिलिटी तो रहेगी, उन पे लाइबिलिटी, सर पे लाइबिलिटी तो रहेगी ना उनके। सोचो, खुद ही सोचो, उनके सर पे तो लाइबिलिटी, क्योंकि वो तो पार्टनरशिप की शक्ल है। पार्टनरशिप में कल को उधार चढ़ा बच्चों पे भी चढ़ेगा और बाप पे भी चढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद डिसॉल्व द पार्टनरशिप एंड सेट अप अ न्यू पार्टनरशिप। वो कह रहा है पार्टनरशिप खत्म करके नई पार्टनरशिप लगा लो। बात यह पार्टनरशिप से पार्टनरशिप पे जाना, तो लाइबिलिटी तो रहेगी बच्चों पे। डिसॉल्व द पार्टनरशिप, सेट द न्यू पार्टनरशिप। अगेन वही बात है कि फैमिली मेंबर्स भी आ गए, तो भाई सारा कुछ तो ठीक है, वो उन्होंने सी को निकाल भी दिया, या सी ने अपना इनपुट कम कर भी दिया, चलो न्यू पार्टनरशिप आ भी गई। लेकिन बात यह है, जो आखिरी लाइन लिखी हुई है, वो नहीं चाह रहे कि उनके बच्चों के ऊपर पर्सनली लाइबिलिटी है डेट्स की। वो अगर ये बोला पॉइंट से सीधा सीधा पता चल गया कंपनी होगी तो नहीं हो सकती लाइबिलिटी, बाकी सारे सिनेरियो में होगी। अब चाहे पार्टनरशिप को यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, बात एक ही है। आगे सेटअप अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी विद, ये लिखा हुआ है कि सेटअप करो पूरी कंपनी, सारे पार्टनर्स में जो जो जितना इनपुट कर रहा है, और उतने उतने शेयर्स दे दो सबको। कल को कोई भी मसला होगा पार्टनर कंपनी देखेगी। बात क्लियर हुई? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? बताओ स्टूडेंट्स, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है पार्टनरशिप और कंपनीज के दरमियान? कंपनी में करेंगे तब भी लाइबिलिटी है, लेकिन लाइबिलिटी उतारते हुए कंपनी के नाम पे लाइबिलिटी उतरेगी ना, यही तो बात है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक एक बिजनेस के ऊपर इतनी लाइबिलिटी आ गई कि बिजनेस का सब कुछ बिक गया, कोई लॉस हुआ, बड़ा लॉस हुआ, सब कुछ बिक गया। अब जब सब कुछ बिक गया, तो हम जब लोन बैंक के पास गए, बैंक ने कहा पैसे निकालो, बिजनेस का पैसा नहीं है। अब अगर यहाँ पे सोल ट्रेडर या पार्टनर होगा तो बैंक उनके घर पहुंच जाएगा और बोलेगा अपना घर बेचो। ओनर्स को बोलेगा अपना घर बेचो, हमारा पैसा पूरा करो। क्योंकि वहां पे ओनर्स ने अपनी, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा, ओनर्स ने अपने नाम पे पैसा निकलवाया हो ना, लाइबिलिटीज उनके नाम पे आएंगी ना बिजनेस में, तो उनको वापस करनी पड़ेगी, चाहे घर बेचना पड़े चाहे गाड़ी बेचनी पड़े। लेकिन कंपनी में क्या होगा, कंपनी के सारे एसेट्स खत्म हो गए, सब खत्म हो गया, अभी भी पैसे देने हैं। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख देने थे, 25 लाख दे दिए, अभी 25 लाख मजीद देने हैं, कंपनी खत्म हो गई, कुछ भी नहीं है कंपनी के पास, कोई ना, बस कागज ही रह गया कंपनी का जो एक्सपायर हो गया। अब बैंक के ओनर्स के पास नहीं आ सकता, बैंक शेयर होल्डर के पास नहीं आ सकता, बैंक भी देख के लोन दे कि भाई इस कंपनी इस काबिल है, तभी तो बैंक पूरी वेरिफिकेशन करता है। या फिर बैंक पता है क्या करते हैं, सिक्योरिटी के तौर पे कुछ चीजें रखवा देते हैं। वो कहते हैं ठीक है आपकी कोई जमीन है वो हमारे नाम रखवा दें, जब लोन देंगे हम आपकी जमीन आपको वापस कर देंगे। अगर आप हमारा लोन ना वापस करना पड़े, ना कर पाए, तो हम लैंड आप अपने नाम करवा लेंगे, ये एग्रीमेंट हो जाता है। ये जनरली जो अच्छी कंपनीज होती है, जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है, बैंक खुद चाहता है लोन ले लो यार, इन्होंने तो चलते रहना। कोका कोला को देख लो, अगर वो लोन मांगते लाइबिलिटीज पे चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो बैंक हो गया ठीक है ले लो यार, इन्होंने थोड़ी बंद होना है, तो ये मामला होता है। लेकिन कल को अगर कंपनी पैसा पूरा ना कर पाई, तो ओनर तक बात नहीं आएगी। इसी चीज को सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। क्लियर है? किसने क्वेश्चन पूछा था? बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है? अच्छा यार, यहाँ पे एक स्टूडेंट ऐड हुआ है जूम यूजर के नाम से, कौन है यार? एक तो ये अपने अपने नामों से आया करो यार, अपने नामों से आया करो, मुझे तुम्हारी शक्लें नजर नहीं आती यहाँ से। हाँ भाई, जूम यूजर भाई, कौन हो भाई? कौन हो आप? शाहजमान भाई, ठीक हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगेन उसने स्कोप की बात कर ली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्कोप की बात कर ली। देख लेते हैं, देख लेते हैं। देखो, इट प्रोवाइड्स प्योरली क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस। सिर्फ क्वालिटेटिव, ये गलत बात है यार, ये गलत बात है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी तो होता है यार, क्वालिटेटिव थोड़ी होता है। इट प्रोवाइड्स फोरकास्ट फॉर ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स। यानी देखो, आप फोरकास्टिंग उसके थ्रू कर सकते हो, लेकिन स्कोप ये नहीं है, बेसिक चीज ये नहीं है। बेसिक मकसद क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, वो ये पूछ रहा है। इट प्रोवाइड्स द रिकॉर्ड ऑफ कंपनीज पास्ट परफॉर्मेंस, एक तो ये हो गया सी ऑप्शन, एक तो सी ऑप्शन हो गया, एक तो सी ऑप्शन हो गया। इट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल कंपनी एसेट्स,
नहीं भाई, कंपनी एसेट्स भी, लाइबिलिटीज भी, कैपिटल भी, इनकम भी, एक्सपेंसेस भी, और क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव भी। बेसिकली क्वालिटेटिव इस तरह नहीं, बेसिकली मेनली तो क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी यानी कि न्यूमेरिकली सारा कुछ चल रहा होता है ना। उसके बाद इट प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपनी पोजीशन, तो ई होगा और सी होगा। एक तो पास्ट परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड्स, ऊपर से क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों इंफॉर्मेशन वो दे रहा होता है। तो इसका आंसर सी और ई दोनों होंगे। क्लियर है यहां तक? जरा जल्दी से बताओ ना। क्लियर है स्टूडेंट्स? फॉर ईच ऑफ द स्टेक होल्डर्स, अच्छा स्टेक होल्डर्स का मतलब मैंने कल बताया था, वो लोग जो कंपनी के साथ किसी भी तरह से कनेक्टेड है। आइडेंटिफाई वेदर देयर प्राइमरी कंसर्न इज द लेवल ऑफ प्रॉफिट मेड बाय कंपनी। मतलब जो कुछ देखो ना, हर स्टेक होल्डर हमारे साथ कनेक्टेड है, लेकिन हर किसी की नजर एक ही चीज पे नहीं है, प्रॉफिट पे नहीं है। कोई अब जिसने हमें लोन दिया है, वो उसको हमारे प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये देखेगा इनके पास कैश कितना है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी होती है? देखें, बात यह है कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो क्वालिटी होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, आपने पढ़ा होगा कि क्वालिटेटिव क्या होता है, कि प्रॉपर सही से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो। हम अभी पढ़ेंगे, F1 F2 लेवल पे भी पढ़ते रहे, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि जैसे कोई भी अगर चीज है, कोई भी अगर बात बताई है, वो करेक्ट हो, एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, न्यूट्रल फ्रॉम एरर हो। ये सारी चीजें होनी चाहिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये ना हो कि आपने लिखा हुआ है न्यूमेरिकली एसेट इतने के, लेकिन गलत लिखा हुआ है, तो फायदा गलत हो गया ना काम। तो क्वालिटेटिव भी सही होना चाहिए और क्वालिटी भी सही होनी चाहिए, और क्वांटिटी यानी कि बेसिकली जो न्यूमेरिकल है वो सच बात, फ्री फ्रॉम एरर, न्यूट्रल होने चाहिए, फेयर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। ये दोनों चीजें जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नंबर्स पे फोकस करें और आप क्वालिटी पे फोकस नहीं करें। ठीक है? दोनों चीजें, दोनों इंफॉर्मेशन जरूरी हैं एक बिजनेस की फाइनेंशियल कम्युनिकेशन के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। क्लियर है यहां तक? जो आपको क्लियर है कंफर्म कर दो। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि हर बंदा, हर स्टेक होल्डर सिर्फ एक ही चीज में नहीं, डिफरेंट स्टेक होल्डर डिफरेंट मामलात में इंटरेस्टेड होते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से लोग किस किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, हमारी कौन कौन सी चीज वो देखना चाह रहे हैं। पहला, टैक्स अथॉरिटी। मुझे बताओ टैक्स क्या देखेगा? टैक्स अथॉरिटी क्या देखेगी? पैसा कितना है या प्रॉफिट कितना है, जल्दी बताओ। टैक्स डिपार्टमेंट हमारे बिजनेस में क्या चीज देखेगा? उसने लेना है हमसे प्रॉफिट पे टैक्स, तो वो प्रॉफिट देखेगा। सप्लायर का देखेगा, प्रॉफिट देखेगा, कैश देखेगा? सप्लायर जिसने हमें माल देना है, सप्लायर जिसने हमें माल देना है, हमेशा वो कैश देखेगा। कैश एंड लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट का मतलब जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। बैंक क्या देखेगा? बैंक, जब बैंक लोन देने लगेगा क्या देखेगा? वो देखेगा इनके पास कितने लिक्विड एसेट्स हैं कि कल को वो हमें लोन वापस कर सकें। लेंडर क्या देखेगा? लेंडर क्या देखेगा? जिसने लोन दिया है वो भी कैश देखेगा। तो बात ये है, ये तीनों कैश देखेंगे, ये स्टेक होल्डर हमारे कैश में इंटरेस्टेड है। वो देखेंगे इनके पास लिक्विड एसेट्स यानी इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स और कैश कितना अवेलेबल है। जबकि टैक्स अथॉरिटी प्रॉफिट देखेगी। तो हर स्टेक होल्डर अपने लिहाज से डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट चीजों को देख रहे होते हैं। आगे, जे हैज हिज ओन सोल ट्रेडर बिजनेस, ही इज कीन फॉर हिज सन्स टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स, एंड व्हेन ही रिटायर्स ही विशेस टू हैंड द बिजनेस ओवर देम। भाई बंदा है जो सोल ट्रेडर है और वो कन्वर्ट शिफ्ट करना चाह रहा है, और वो शिफ्ट करना चाह रहा है, अपने बच्चों को बिजनेस देना चाह रहा है, अपने बच्चों को बिजनेस देना चाह रहा है। He has been successful in his work and wants to protect his personal assets from third parties. Jay has sought your advice. Basically वो हमसे एडवाइस लेना चाह रहा है। ठीक है, अब वो चाह रहा है कि he has been successful in his work and wants to protect his personal assets from third parties. मुझे बताओ which one of the following meets Jay's requirement? कौन सी रिक्वायरमेंट उसको कर लेनी चाहिए? सोल ट्रेडर तो सोल ट्रेडर है ना। बताओ। देखो, रिमेन अ सोल ट्रेडर, अगर वो सोल ट्रेडर रहेगा तो फिर दूसरा अगर बच्चे को लेके आएगा तो वो तो पार्टनरशिप बन जाएगी। अंडरटेक द पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद सन्स, देखो वो अपने बच्चे को लेके आना चाह रहा है क्योंकि वो रिटायरमेंट के पास है, तो रिटायरमेंट के पास वो पार्टनरशिप थोड़ी करेगा, हो तो वो पहुंचने वाला ऊपर, तो वो कहेगा बच्चों के नाम बिजनेस हो जाए इस तरह। ठीक है। डी लिखा हुआ एम्प्लॉय हिज सन एज इन हिज सोल ट्रेडर बिजनेस, कह रहा है एम्प्लॉय बना ले। भाई वो उनके नाम बिजनेस करना चाह रहा है, वो उनके नाम बिजनेस करना चाह रहा है, तो वो एम्प्लॉय नहीं रख सकता। सेट अप अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, एक कंपनी बना ले और अपने बच्चों के नाम कर दे, और बच्चे जो हैं वो इजीली फिर खाते खुदे रहे। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? एक दफा कंफर्म कर दो।
आगे भी, from the following list, which two disadvantages of operating as partnership compared with limited liability company? Two disadvantage of operating as partnership, हमने disadvantage बताने हैं पार्टनरशिप के as compared to limited liability, as compared to limited liability, disadvantages बताने हैं, ठीक है। चेंज ऑफ ओनरशिप इज मोर डिफिकल्ट, ये बिल्कुल बात ठीक है, ये बिल्कुल बात ठीक है कि पार्टनरशिप में आप चेंज करोगे ओनरशिप तो वो जब पिछला ओनर जाएगा उसकी वजह से जो इफेक्ट हो रहा था बिजनेस, वो मामला हिलेंगे, बिजनेस इफेक्ट होगा। तो ये एक अच्छा अगर देखा जाए कंपनी में कोई मसला नहीं, कंपनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता ओनर जितने मर्जी चेंज हो। तो एक तो ए होगा जो डिसएडवांटेज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक स्क्रूटिनी। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो देनी नहीं होती पार्टनरशिप में, ये तो पॉइंट बनता ही नहीं है, ये तो पॉइंट बनता ही नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने थोड़ी देनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़ी देनी होती हैं, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज नहीं है पार्टनरशिप में। पर्सनल एसेट्स आर एट रिस्क, बिल्कुल पर्सनल एसेट रिस्क पे हैं, क्योंकि पर्सनल एसेट है ना, मतलब मेरे नाम पे, पार्टनर के नाम पे एक एसेट है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम तीन पार्टनर्स काम कर रहे हैं, हमने एक मशीन खरीदी, 1 करोड़ की मशीन आई, सबने 33-33 लाख मिलाए और करोड़ की मशीन डाल के कपड़ों शपड़ों की फैक्ट्री स्टार्ट कर ली। कल को एक पार्टनर, मैं एक पार्टनर हूं, मैं छोड़ के जाना चाह रहा हूँ, मैं एक पार्टनर हूं, मैं छोड़ के जाना चाह रहा हूँ। अब जब मैं छोड़ के जाना चाह रहा हूँ तो अब मसला आएगा ना। अब मैं कहूंगा मेरा पैसा निकालो, हो सकता है 33 लाख कैश पड़ा ही ना हो पार्टनरशिप में। तो अब क्या होगा, मशीन या तो बेचो या हिस्सा दो, ये मसले मसाइल आएंगे, सीधी बात है। दोनों पार्टनर्स को कुछ कुछ पैसा देना पड़ेगा जो रह रहे हैं वहां पे बाकी। तो ये मसला आता है कि वो ओनरशिप की जो ट्रांसफर है वो भी रिस्क पे, वो भी मसला करेगी और पर्सनल एसेट्स भी रिस्क पे होंगे। उसके बाद पार्टनरशिप आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम टू 4 ओनर्स, ये बात गलत है, ये ऐसा कोई चक्कर नहीं, पार्टनरशिप या 20 हो चाहे 15 हो, मसला कोई नहीं है। तो ए और सी इसके दो डिसएडवांटेजेस है। क्लियर है? क्लियर है? पार्टनरशिप से रिलेटेड बात क्लियर है? जरा बताओ आगे। State which of the following are true. The owner is wholly liable for the debts of the business. The owner is wholly, अच्छा अबाउट द सोल ट्रेडर इज ट्रू। अबाउट द सोल ट्रेडर, अच्छा ये चीज जो मैंने की है अभी, ये चीज बड़ी खतरनाक होती है एग्जाम में। मैंने आधी लाइन पढ़ी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, मैंने सोल ट्रेडर नहीं देखा, अब मैं नीचे पढ़ना शुरू हो गया। जब तक मुझे केस ही क्लियर नहीं है मैं नीचे क्या ही बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है, एग्जाम में एक एक वर्ड को क्लियरली पढ़ना है, ये बड़ा मैटर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर के बारे में बताना था। ओनर इज होली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ बिजनेस, बिल्कुल ट्रू है, ओनर लायबल है। द बिजनेस विल सेट अप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू डिफाइन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं भाई, ये कंपनी के मामलात होते हैं जिसमें वो सारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो करते हैं, जो जब मैं हमने कंपनी रजिस्टर करवाए थे ना अपने इंस्टीट्यूट के लिए, तो हमने इतने उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन और इस तरह के आर्टिकल्स और सारी चीजें कि कंपनी के नाम में का मतलब, कंपनी के मकसद, ये सारी चीजों को बताना होता है। तो अप्रूवल आता है, फिर उसके बाद आपकी कंपनी रजिस्टर होती है। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस फॉर्म द पार्ट ऑफ ओनर्स एस्टेट ऑन डेथ, बेसिकली कह रहा है एसेट्स जो है वो ओनर के नाम पे होती हैं, यानी कि ओनर के नाम पे होती है। मुझे बताओ एसेट्स ओनर के नाम पे होते हैं, एसेट्स जो बिजनेस के होते हैं वो ओनर के नाम पे होते हैं या कंपनी या बिजनेस के नाम पे होते हैं? बात ठीक है या गलत है बताओ? ओनर्स एस्टेट मतलब कि ओनर्स के नाम पे हैं, ओनर के नाम पे होते हैं, तो ये ट्रू होगा, ट्रू होगा क्योंकि एसेट्स बिजनेस के ओनर के नाम पे ही है, ओनर ओनर की अपनी जायदाद में ही शामिल होंगी, कंपनी की अलहदा चीज नहीं है इसमें, कंपनी कंपनी कितना अलहदा नहीं है। अब बिजनेस कैन बोरो मनी ऑन इट्स ओन नेम, क्या सोल ट्रेडर का बिजनेस, सोल ट्रेडर बिजनेस अपने नाम पे कोई लोन ले सकता है? बताओ। फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, दो ट्रू दो फॉल्स, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेकंड ऑप्शन की स्टेटमेंट समझा दूं, अच्छा जी, अच्छा जी। 12-13, द बिजनेस विल सेट अप द आर्टिकल, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि कंपनी से रिलेटेड होती है। जब कंपनी आप रजिस्टर करते हो तो इसमें आपको बताना होता है कि ये बिजनेस, ये जो कंपनी कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, जो बन रही है, इसके अंदर ओनर्स का क्या हिसाब किताब है, शेयर होल्डर्स को कितना शेयर कैपिटल है, कितनी पार वैल्यू है, ये भी सारी टर्म तुमने पढ़नी है। ये सारे मामलात शेयर्स जहां पे होते हैं वहां इन्वॉल्व होते हैं, और शेयर्स कंपनी में होते हैं, सोल ट्रेडर से ताल्लुक नहीं होता। यानी कि इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी, इन्वेस्टमेंट में ये सिंगल मेंबर कंपनी है या जो है वो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट है, ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। तो ये सारे जो ये जो जितने भी ये मामला होते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि कंपनी से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, यानी कंपनी बनाने से रिलेटेड होती है। सोल ट्रेडर में इस चीज का कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसीलिए फॉल्स है, ठीक है। ये कंपनी की फॉर्मेशन के वक्त बेसिकली यूज होता है।
हमने बताना ट्रू फॉल्स। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज द एसेट एंड लायबिलिटी दैट द बिजनेस हैड ड्यूरिंग द 12 मंथ अकाउंटिंग पीरियड। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है इस दिन, क्या हिसाब किताब है, या पूरे साल की बनती है? बताओ, फॉर द ईयर होती है या एट द पॉइंट होती है? बताओ। फाइनेंशियल पोजीशन एसओएफपी की बात कर रहा हूँ। एसओएफपी पूरे साल की बनती है या ऑन द पॉइंट की बनती है? बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पहले दो एमसीक्यूज में बताया था। हमेशा ऑन द पॉइंट बनती है, हमेशा उस पॉइंट पे बनती है। क्या आप इस तरह कर सकते हो कि एक एसेट आपने 5 साल पहले खरीदा था, वो पिछले 5 साल, और इस साल की फाइनेंशियल एसओएफपी में उसको लिखो ही ना? क्या कर सकते हो ऐसा? यानी आप कहोगे यार तो मैंने 5 साल पहले खरीदा था, आज मैंने नहीं लिखना है एसेट। बताओ। एसओएफपी में, एसओएफपी में क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि एसेट 5 साल पहले खरीदा था, इस साल तो नहीं खरीदा, तो आप ना लिखो? बताओ। हम लिखेंगे, बिल्कुल हम लिखेंगे। हम एसेट्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि हमने ऑन द पॉइंट बताना। चाहे 10 साल पहला एसेट भी बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ है, हमें बताना है, क्योंकि 10 साल पहले वाला एसेट भी बिजनेस की औकात के अंदर ऐड होगा। तो वो कह रहा है एसओएफपी सिर्फ वो कह रहा है एसेट लायबिलिटी जो इस साल हुआ है उसको लिखेंगे। ये गलत बात है, फॉल्स है। A statement of financial position attempts to show the market value of business as whole। वो कह रहा है मार्केट वैल्यू बताता है। भाई मार्केट वैल्यू भी बता सकता है और कैरिंग वैल्यू आज की, जैसे अब एक एसेट है, अब जरूरी नहीं है। हम ये पढ़ेंगे F7 लेवल पे कि दो मॉडल्स होते हैं, बल्कि F7 क्या, हम यहाँ पे इसमें भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत कि आप एक एसेट को कोस्ट मॉडल पे भी लिख सकते हो और मार्केट वैल्यू मॉडल पे भी लिख सकते हो। यानी उसकी मार्केट वैल्यूज भी लिख सकते हो एसेट्स की, या उसकी जो आज की नेट बुक वैल्यू है यानी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके वो भी लिख सकते हो। तो वो कह रहा है कि हमेशा आपने मार्केट वैल्यू शो करनी है, हमेशा एज अ होल, यानी हर एसेट में। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मार्केट वैल्यू हर एसेट में अनटिल अनलेस मार्केट वैल्यू रिवैल्यूएशन मॉडल, वो एक मॉडल इस लेदा से यूज हो, और वो भी हर एसेट पे नहीं हो सकता। एक मॉडल पे आप मार्केट वैल्यू शो कर रहे हो और एक पे कॉस्ट मॉडल शो कर रहे हो। ये टर्म्स अभी आगे पढ़ोगे आप, F7 में पढ़ोगे, लेकिन बता ये रहा हूँ कि मार्केट वैल्यू पे लिखना है, ऐसा कोई हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों ही फॉल्स हैं। क्लियर है यहां तक? क्लियर है स्टूडेंट? जरा बताओ ना, क्लियर है यहां तक? आगे हमारे पास है स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आर ट्रू। हमने बताने हैं कि ये डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज कौन से हैं, डिसएडवांटेज कौन से हैं। यानी बेसिकली बताना है कि डिसएडवांटेज का मतलब कि कोई ऐसे नुकसानात जो बिजनेस से रिलेटेड, जो कंपनी से रिलेटेड है, वो कौन से सही हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल फॉर इंटरेस्टेड पार्टीज टू व्यू, विच मींस लॉस ऑफ प्राइवेसी ओवर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये तो जनरल बात है, तो कंफर्म बात है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये होता है कि आपको इंटरेस्टेड पार्टीज को शो करनी होती है अपनी स्टेटमेंट्स, चाहे कुछ भी हो जाए, पब्लिक करनी पड़ती हैं। इस वजह से हमारा जो प्राइवेसी है वो थोड़ा बहुत लूज भी होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ये क्या मजबूरी है, करनी है। तो ये ट्रू होगा, पहला तो ट्रू होगा, ये डिसएडवांटेज है। ठीक है। कंट्रोल में बी हेल्ड बाय समवन हु डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल सही बात है ना। देखो, कंट्रोल मैनेजमेंट के पास है, ओनर अलग है, और कंट्रोल मैनेजमेंट के पास है। मैनेजमेंट कंट्रोल कर रही है बिजनेस को, चला रही है, जबकि ओनर साइड पे बैठे, शेयर होल्डर्स साइड पे बैठे, उनका कोई कंट्रोल नहीं है, बस इन्वेस्ट किया हुआ इन्होंने। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है कि कंट्रोल जो है वो किसी और के पास है, और जो ओनरशिप है वो किसी और के पास, यानी डे टू डे एक्टिविटीज में ओनर जो है वो आ नहीं सकते। अच्छा, वो जरूरी नहीं कि आ नहीं सकते, आ सकते हैं एक दो, मतलब कि एक इन्वेस्टर है, एक डायरेक्टर है जिसने इन्वेस्ट भी किया हुआ है, हो सकता है। लेकिन जनरल सिनेरियो में हम इसको बोलेंगे कि ये एक डिसएडवांटेज है कि कंट्रोल रहता है या शेयर होल्डर रहता है, जबकि सोल ट्रेडर में जिसने इन्वेस्ट किया है वही कंट्रोल कर रहा है, खुद ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। क्लियर है? अच्छा। ब्रिज इज द राइवल बिजनेस ऑफ रिवर कंपनी। राइवल बिजनेस का मतलब कंपेटिटर्स हैं, एक जैसी चीज बेच रहे हैं। Which one piece of the financial information from river company's financial statement is bridge company most likely to pay the most attention to the year? वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा वो उसकी कौन सी चीज में इंटरेस्टेड होगा, सबसे ज्यादा वो उसकी कौन सी चीज में इंटरेस्टेड होगा। देखो बात पता है क्या है, आप वो सोचो, आप वो सोचो, एक बंदा है, ठीक है, उसका कोई दूसरा एक पार्टनर है, वो उस, देखो, एक होता है बिजनेस की पोजीशन होना, वही बात जो मैंने कल बताई थी कि बिजनेस की एक पोजीशन होती है, औकात होती है। औकात हो सकता है दोनों बिजनेस की सेम हो, या, और ऑब्वियसली अगर वो राइवल कंपनी है, राइवल बिजनेस का मतलब होता है जिनकी औकात सेम हो। यानी कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का कोई धंधा करता हूँ और एक बंदा मेरे जैसा काम कर रहा है, वो 5 करोड़ का धंधा कर रहा है, तो हम कंपेटिटर में नहीं आएंगे।
ऑब्वियसली वो इतना बड़ा बंदा है और मैं उसका सामने एक छोटा सा बिजनेस चला रहा हूँ। तो हम कंपेटिटर कौन होते हैं, जो एक लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर एक लेवल पे है तो औकात वाइज तो वो सेम हो गए तकरीबन। ये नहीं कहूंगा ये एग्जैक्ट सेम नंबर्स हो, लेकिन तकरीबन वो औकात वाइज सेम हो गए। तो इसका मतलब दोनों को एक दूसरे की औकात से कोई परवाह नहीं है। दोनों अगर कंपेटिटर हैं, दोनों एक दूसरे की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क अब कहां से पड़ेगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से, हरकतों से, उस उन्होंने किया क्या इस चीज से। तो अगर आप देखो इनमें पहले तीन जो हैं, रिसीवेबल्स, डेट्स और नॉन करंट एसेट्स, ये है औकात। औकात बता रहे एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं, या औकात बताती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो ये तीन चीजें तो अगर वो राइवल है, राइवल का मतलब कंपेटिटर है, डायरेक्ट कंपेटिटर है, तो उनको टेंशन नहीं है एक दूसरे के। वो दोनों के पास बिल्डिंग्स हैं, दोनों के पास एम्प्लॉइज हैं, दोनों के पास काम मतलब अच्छा निजाम है। तो अब फर्क कहां से पड़ेगा, एक बिजनेस को दूसरी राइवल कंपनी से, वो देखेगा कि इनका प्रॉफिट कितना है। तभी यहाँ पे आंसर क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज उनके लिए मैटर करेगी यार। पहली तीन चीजों में तो ऑलरेडी वो सेम लेवल पे है। अब मैटर ये करेगा कि जिसकी ग्रोस प्रॉफिट ज्यादा होगा वो कहेगा हाँ यार इसने अच्छा परफॉर्म किया, इसने बुरा परफॉर्म किया। बात क्लियर हुई? ये कल किसी ने मुझसे पूछा था व्हाट्सएप पे, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, ये जरा कंफर्म करो। वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलो भाई अगला। There are number of legal frameworks features that partnership encounters. Are the following statement regarding partnership true और हमने पार्टनरशिप के बारे में बताना है कि पार्टनरशिप के बारे में क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। पहला, पार्टनर्स एक्सपोजर्स टू डेट्स एंड लाइबिलिटीज इज इन अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप कोई बंदे कर रहे हैं, उनका बिजनेस बंद भी हो जाता है, स्टिल अगर लाइबिलिटी है तो वो पर्सनली पार्टनर्स पे करेंगे। क्या ये बात ठीक है या गलत है? एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, सिर्फ लिमिटेड टू कंपनी। एक होती है अनलिमिटेड, कि ओनर्स तक भी लाइबिलिटी जाएगी अगर कोई मसला होगा। तो ये बात ठीक है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। अ पार्टनरशिप फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी मेड पब्लिकली अवेलेबल, ये बात ठीक है? ये पार्टनरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली बनेगी? बताओ। फॉल्स। गुड, वेरी गुड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एनी विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एनी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में पूछे कौन से फीचर्स हैं। पहला, ओनर्स मैनेजमेंट, यानी ओनर खुद मैनेज कर रहा होता है, बिल्कुल ठीक है। ज्वाइंट लाइबिलिटी, बिल्कुल ज्वाइंट लाइबिलिटी होती है, यानी मिल के लाइबिलिटी होती है, पहला ही ठीक है। बाकी पढ़ लेते लिमिटेड लाइबिलिटी, नहीं भाई नहीं, तो बात होगा, ये गलत बात है। सेपरेट लीगल एंटिटी, अगेन नहीं, कंपनी की बात हो रही है। ज्वाइंट लाइबिलिटी सेपरेट नहीं, बी सी और डी नहीं होगा, ए होगा। ओनर मैनेज कर रहा है और जॉइंट में इनकी लाइबिलिटी होगी, ऑप्शन ए, वेरी गुड। उसके बाद भाई, अ बिजनेस प्रिपेयर्स अ एसपीएल एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अच्छा जी। पहला, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर टू रिफ्लेक्ट द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हाँ भाई, हाँ भाई, बात ठीक है? बात ठीक लग रही है? बताओ ना, बात ठीक लग रही है? अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। बताओ। यस। A statement of profit loss record the investment of owner of the business. कैपिटल जाता है एसपीएल में। फॉल्स। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता तो मैं जनरली बता देता हूँ। एक्रूअल एंड प्री पेमेंट अभी हमने पढ़ना है, लेकिन जनरल एक्रूअल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि एक्रूअल का मतलब ये होता है कि ट्रांजेक्शन्स को देखा जाएगा, कैश को नहीं देखा जाएगा। इसीलिए तो एसओसीएफ, कैश फ्लो स्टेटमेंट लदा बनती है। इसलिए टेंशन नहीं है, यहाँ पे एक्रूअल बेसिस पे हमारी स्टेटमेंट, यानी ट्रांजेक्शनल बेसिस पे हमारी स्टेटमेंट्स बनती है, ये होगा ट्रू। क्लियर है ये चारों पॉइंट्स? क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है? हमारे एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो पूछ लो। सबको क्लियर है? यहाँ हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। हमारे चैप्टर वन के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। एसपीएल भी एक्रूअल, तमाम हमारी अकाउंटिंग जो ये स्टेटमेंट बनती है, एसपीएल एसओएफपी, ये एक्रूअल बेसिस पे बनती है। मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ, एक एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा आपसे सवाल है सहरिश, आपने पूछा कि एसपीएल भी एक्रूअल पे एक क्रेडिट सेल हुई है 2015 में, दिसंबर 2015 में क्रेडिट सेल हुई 1 लाख की। उसके पैसे आने हैं 2016 में। तो सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होंगी, 15 में या 16 में? आपके मुताबिक, आपके नॉलेज के मुताबिक दिसंबर 15 में ही कर लेंगे या जब पैसे आएंगे तब करेंगे? 15 में। तो इसी को तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसी को तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहते हैं। ट्रांजैक्शन जिस दिन हो रही है उस दिन रिकॉर्ड कर ली ना।
पैसा जब आ रहा है वो मैटर नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे हमारा एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। यहाँ मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूँ।